हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। तुम जानते हो ना कि आगा की बेटी ने तुम्हारा नाम अपने वीडियो मैसेज में लिया है। तो तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे मुझे? तुम्हारा वो वाला शौक भी मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम अरेस्ट होने के इरादे से नहीं आए। सुना मैम साहब, जी क्या कर रही हैं आप? करने दे बीवी जी, यहाँ की ये रिवायत है। कैसे आना हुआ? खैरात में आई थी। खाना खाया आपने? जी बीबी जी खाया, पेट भर के खाया। बस एक गुजारिश थी, साहब तो मिलते नहीं, सुना है आप भी सियासी मामलात देखेंगी। अगर एक दिन के लिए पानी मिल जाएगा तो फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे मिलने का सोच रहे थे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी जुबान को लगाम दो। बाप की सीट से खड़ी हो रही है अगले इलेक्शन में। तुम्हारे अलावा और लोगों के भी घर जले हैं। आज ही अम्मा मुझे कह रही थी कि घर ले चल। क्या बताऊंगा अम्मा को कि घर तो आगा की बेटी ने जला दिया। मुझे उस औरत का घर नहीं जलाना था। जितने भी घर जले हैं उन्हें दोबारा बनवा दे। वो कहकर गई है कि वो गांव छोड़ के चली जाएगी। तुम लोगों को नहीं जानती, ये तो अपना घर बेचकर टीवी खरीद लेते हैं, गांव के होटलों में बैठकर माऊफ होकर गाने सुनते रहते हैं। अब तुम्हें लोगों के बीच जाना है। उनके बीच जाने के लिए तुम्हें उन जैसा लिबास पहनना पड़ेगा। अब तुम इलेक्शन यहां से लड़ना है। लोगों को लगना चाहिए कि तुम उन्हीं में से हो। सियासत एक बहुत मुश्किल खेल है और तुम एक लड़की हो। तुम्हें वैसा ही होना है जैसी तुम नहीं हो। चलो, बाहर लोग जमा हो रहे हैं, अब इन्हें तुम्हारा पीछा करना है। देखो बेटा, ऐसे काम नहीं। बकवास बंद करो। जबान को लगाम दो। लगाम तो कब की टूट चुकी। नहीं, ये ड्रामेबाजी ना बंद कर दो। तुमको पता है मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ? ये तमाशा लगाया ना, बार ये खत्म करो। अभी लगाया नहीं, तमाशा तो अभी लगेगा। बहुत बड़ा तमाशा। ऐसा जनाजा निकालूंगा ना तुम्हारी इज्जत का, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो निकाला क्यों नहीं? कुछ नहीं कर सकते तुम। तुम समझते हो ये 4 स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने से तुम एक लीडर बन जाओगे? मैं एक नेशनल लेवल का लीडर हूं और तुम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के एक नामालूम वर्कर। मजाक समझा हुआ तुमने क्या? सियासत कोई खेल है क्या? जिस दुनिया में तुमने अभी कदम रखा है ना, मैं 30 साल से उसका हिस्सा हूं। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। बेहतर यह है कि मीडिया के सामने जाके मुझसे माफी मांगो और अपना रास्ता नापो, वरना तुम्हारी लाश किसी नामालूम जगह से मिलेगी और पता है क्या, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। खत्म हो गया। अब मेरी बात सुनो। मेरे पास ना खोने के लिए कुछ नहीं। कुछ आगा छीन लिया और जो बचा कुचा था वो तुम लोग कर ले गए। तुम सबके सब हैवान एक जैसे हो, पर तुम जैसे हैवानों से निपटने के लिए मुझे हैवान बनना पड़ा। 20 करोड़ चाहिए मुझे। 20 करोड़? कुछ कम नहीं मांगे तुमने? शायद कम, और भी लूंगा, और तुम दोगे। बर्बाद हो जाओगे तुम। बर्बाद तो मैं पहले ही हो चुका हूं।
क्यों दूंगा तुमको? क्योंकि मैं यहाँ से बाहर जाकर मीडिया को 2 बातें बता सकता हूँ। एक ये कि हमारी ये मुलाकात बहुत अच्छी रही, लेकिन आज से हमारी राहें जुदा हैं। और दूसरी ये कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैं और रुबाब मोहब्बत करते थे, तुम्हारे कहने पे मैंने रुबाब को इस्तेमाल किया। उसके बाकी सारी इलीगल एक्टिविटीज की फाइल तुम्हें लाके दी, तुम्हारे साथ मिलके उसे ब्लैकमेल किया, उससे पैसे लिए, तुम्हें जेल से रिहा करवाया। आसिफ की मौत भी तुम्हारे लोगों की फायरिंग की वजह से हुई थी, और बाद में तुमने मुझे मेरा हिस्सा देने से मना कर दी, तो मैंने तुमसे बगावत कर दी। लेकिन तुम्हें भी अपने साथ बर्बाद जरूर करूं, जलील होकर रह जाओगे तुम। मिनिस्टर बनने की बजाय जेल में बैठ के सारी उम्र चक्की पीसो। तुम्हारे पास कोई सबूत तो बहुत बात की बात है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल लीडर जिस तरह मज़ीद आगे की तरफ मुसलसल एपिसोड वाइज चल रहा है, इसी तरह इस ड्रामे में मज़ीद सस्पेंस नाजरीन के लिए बढ़ रहा है। नाजरीन, जिस तरह ड्रामा सीरियल जंजीर में वाक़यात दिखाए जा रहे हैं और सियासतदानों की हकीकत इस ड्रामे में आश्कार की जा रही है, वो नाजरीन देखकर काफ़ी बेहद इस ड्रामे से इम्प्रेस हो रहे हैं। नाजरीन, वो हकीकत जो कि आवाम के दिलों में कई सालों से छुपी हुई है, लेकिन कोई इसका इजहार नहीं कर पा रहा, लेकिन ड्रामा सीरियल जंजीर में इस तमाम हकीकत को बहुत ही पेचीदगी और नफासत के साथ नाजरीन के सामने पेश किया जा रहा है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ड्रामा लीडर में साबिका एपिसोड के होने वाले वाक़यात पर बात करते हुए उसके मुताबिक आने वाली एपिसोड में क्या क्या होगा, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह मंसूर का इस्तेमाल दादा ने किया और उसे मारने के लिए अपने आदमियों के हवाले कर दिया, इसी तरह जब मंसूर बच गया तो मंसूर दादा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अब साबित हो रहा है। जिस तरह मंसूर ने कॉलेज में जाकर दादा की पार्टी का झंडा जलाया और उसके ख़िलाफ़ तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को दादा की सच्चाई के बारे में बताया कि किस तरह ये तमाम लीडर्स हम नौजवानों का गलत इस्तेमाल करते हैं और इसी गलत इस्तेमाल करते हुए ये हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नाजरीन, मंसूर ने यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट्स की आंखों से अंधेरे की पट्टी हटाई और उन्हें रोशनी का रास्ता दिखाया कि हम लोग किस तरह अब मुत्तहिद होकर अपनी एक पार्टी बनाएंगे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नौजवाने के मंशूर को ही आगे लेकर जाया जाएगा। नाज़रीन, मंसूर की इस कोशिश को देखकर न सिर्फ दादा बल्कि आगा को भी अपने लिए ख़तरा महसूस होगा। जिस तरह यहाँ मंसूर ने अपनी पार्टी का लॉन्च किया, यानी कि उसने एक अपनी पार्टी बनाई, तो दूसरी तरफ विरासत से चलती आई हुई सियासत आगा ने अपनी बेटी के हवाले कर दी, क्योंकि आगा का पहले तो सिर्फ एक भतीजा था जिस पर आगा ये चाहता था कि ये अगर मेरी बेटी के साथ शादी कर ले तो मेरे बाद अगर सियासत में कदम रखेगा तो मेरा भतीजा आसिफ ही होगा जो कि इस सियासत में कदम रखेगा। लेकिन नाजरीन, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और जिस तरह आप जानते हैं कि आगा की बेटी के अलावा उसका कोई नहीं है, ना ही उसका कोई बेटा है जो कि उसके मरने के बाद सियासत की इस कुर्सी पर बैठकर लोगों पर अपना कब्ज़ा जमा सके। इसलिए आगा ने बहुत सोच विचार के बाद अपनी बेटी रुबाब को
इस चीज़ के लिए तैयार किया और उसे मजबूत बनाया कि अब तुम्हें सियासत में आकर लोगों के साथ वही गुर खेलने होंगे जो कि अवाम जिसकी हकदार है। नाजरीन, इसी के साथ आगा अपनी बेटी को सियासत के मैदान में लेकर आता है और उससे कहता है कि कल हम गांव जाएंगे जहां पर मैं तुम्हें लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा कि मेरी बेटी आज के बाद यहाँ से वोट तुम लोगों का या इलेक्शन यहाँ से लड़ेगी। खैर नाजरीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मंसूर भी किसी से कम नहीं। मंसूर ने भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है। अब इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आगा ने और दादा ने इसके साथ जो किया है, अब मंसूर पीछे हटने वालों में से नहीं है। दादा या आगा की तरफ इसे जितना भी धमकाया जाए, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। नाजरीन, मंसूर का सबसे पहला काम, जो कि जिस काम में उसे कामयाबी मिली है, वो ये काम है कि उसने अपनी पार्टी लॉन्च करने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि अपने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को आज़ाद करवाया जो कि इस शहर के मुख्तलिफ थानों में कैद थे। और इस काम में मंसूर कामयाब भी हुआ। सारी रात थानों के सामने धरना देने के बाद पुलिस वालों ने जब ये सोचा कि अगर ये तमाम स्टूडेंट्स सुबह के वक्त रोड को ब्लॉक कर देंगे तो ये एक बहुत ही निहायत दर्दनाक लम्हा और एक दर्दनाक ये सीन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए पुलिस वालों ने ये सोचा कि वैसे भी मंसूर पर और जो हकीकत सामने आ रही है, जो आगा या उसकी बेटी ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया है, उसमें कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है और ये मंसूर लड़का बिल्कुल ही बेगुनाह है, बल्कि ये खुद ही कुछ दिनों से रूपोश था। यानी कि अब पुलिस वालों को तो इस बात पर यकीन हो जाता है कि अगर जिस किसी ने भी आसिफ को कत्ल किया है वो मंसूर नहीं बल्कि कोई और ही हो सकता है। इसलिए पुलिस वालों ने मंसूर को गिरफ्तार नहीं किया और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को रिहा कर दिया। ये मंसूर की सबसे पहली कामयाबी थी और जो स्टूडेंट्स तमाम के तमाम जेल में कैद थे, उन्होंने अब मंसूर के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि जितने दिनों से तमाम स्टूडेंट्स पार्टीज और तमाम स्टूडेंट्स जेलों में कैद थे, तो कोई भी सियासी पार्टी का लीडर उन्हें छुड़वाने नहीं आया। यहाँ पर मंसूर ही इनके काम आया है और पुलिस वालों से मंसूर ही ने इन तमाम स्टूडेंट्स को आज़ाद करवाया है। नाज़रीन, मंसूर को ये पहली कामयाबी मिलने के बाद सबसे बड़ा और दूसरा फैसला वो ये करता है और इसी के साथ वो दादा के घर के या ऑफिस के बाहर तमाम मीडिया वालों को भी बुलाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो तमाम मीडिया वाले और यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। यहाँ पर मीडिया वाले मंसूर से ये सवालात करते हैं कि सर, आपने दादा की पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, हत्ता कि सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि इस पार्टी का झंडा भी आपने यूनिवर्सिटी में जलाया था। आखिर क्या वजह बनी है कि आज आप दादा के दर पर अपने तमाम स्टूडेंट्स को लेकर आ गए हैं? क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? जिस पर मंसूर जवाब देता है कि मैं दादा से एक खुशगवार मुलाकात करना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से मैं यहां पर आज मौजूद हूं। दूसरा सवाल मीडिया वाले मंसूर से ये करते हैं कि क्या आप अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं? हम तक जो मालूमात पहुंची हैं उनके मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि आप अपनी एक नई पार्टी बनाने वाले हैं, एक नया
नारा एक नया मंशूर अपने तमाम स्टूडेंट्स नौजवानों के लिए आप मंजर आम पर ला रहे हैं, जिस पर मंसूर इसका कोई जवाब नहीं देता और खामोशी के साथ उसकी नज़रों से ये मालूम होता है कि हाँ, मैं अपनी एक पार्टी लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द। और मीडिया को जवाब ना देते हुए वो दादा के ऑफिस की तरफ रवाना हो जाता है। खैर नाजरीन, जैसे ही वो दादा के ऑफिस में बैठता है तो दादा मंसूर को पहले वाला मंसूर समझता है, वही मंसूर जो इसके कहने पर तमाम चीज़ें करता था। रुबाब को मंसूर ने दादा के कहने पर धोखा दिया। दादा के कहने पर जिस तरह दादा मंसूर को कहता था, दादा मंसूर वही करता था। यानी कि मंसूर दादा को अपना आइडियल समझता था। वो समझता था कि दादा हम तमाम नौजवानों के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स दादा को अपने लिए मशअले राह समझते थे, लेकिन जब हकीकत सबके सामने आश्कार हुई और तमाम स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म हुआ कि ये वही दादा है जिसने हमें इस्तेमाल किया, जिसने हमें धोखा दिया, और ये वही दादा है जिसने मंसूर से अपना काम निकालने के बाद अपने आदमियों से ये कहा कि इसे ठिकाने लगा दो। ये तमाम तर सच्चाई जानने के बाद तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी दादा की पार्टी के सपोर्टर्स थे वो एक ही दिन में 80% कम हो गए और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स और स्ट्रीट पावर मंसूर के हक में नारे लगाने लगी। अभी तक तो सिर्फ मंसूर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है और 80% जितनी भी स्ट्रीट पावर थी वो मंसूर के हक में आकर बोलने लगी। नाजरीन, खैर जैसे ही मंसूर दादा के सामने बैठा होता है तो दादा उसे कहता है कि देखो बेटा, मेरी बात सुनो। यहाँ पर मंसूर दादा की ये अल्फाज और ये तमाम चीज़ें काटते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। ये सुनकर दादा को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बकवास तुम अपनी बंद करो। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि अभी मैं यहाँ से तुम्हें उठवा सकता हूँ और तुम्हारी लाश भी किसे नहीं मिलेगी। ये सुनकर मंसूर तंजिया हंसी हंसने लगता है और दादा से कहता है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करके देखें। जिस पर दादा खामोश हो जाता है और मंसूर की बातें सुनने लगता है। मंसूर दादा से कहता है कि मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनकर दादा तो हक्का बक्का रह जाता है और मंसूर से कहता है कि 20 करोड़, और तंजिया हंसी हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए दे दूंगा? जिस पर मंसूर कहता है कि हाँ, तुम सिर्फ मुझे 20 करोड़ ही नहीं बल्कि और भी पैसे दोगे, जितने पैसे मैं तुमसे चाहूँगा। जिस पर मंसूर आगे बढ़ते हुए दादा से कहता है कि अगर तुम मुझे ये पैसे नहीं देते तो बाहर मैं जाकर मीडिया को 2 बातें कहूँगा। पहली बात, अगर आप मेरी बात मान लेते हैं और मेरे अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं तो मीडिया से ये कहूँगा कि दादा से मेरी मुलाकात खुशगवार रही है और आज के बाद से दादा और हमारे रास्ते जुदा हो गए। और अगर आप मेरी बात नहीं मानते और 20 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते तो बाहर जाकर मीडिया से मैं यही कहूँगा कि आज तक दादा की पार्टी के लिए हमने जो भी काम किया, ना कि सिर्फ मैंने बल्कि यूनिवर्सिटी में जितने भी आज तक स्टूडेंट्स
दादा के लिए काम करते आए हैं, उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को दादा ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। और मैं रुबाब से मोहब्बत करता था और दादा के कहने पर मैंने रुबाब को धोखा दिया और रुबाब ने अपने वालिद की तमाम फाइल्स मेरे कहने पर इकट्ठी की। हाँ, अगर ये सब कुछ बताने के बाद मैं जेल में चला जाता हूँ तो इस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू तो होगी। ऐसा कि नहीं कि मेरी बातों को लाइटली लिया जाएगा। और अगर मैं जेल में चला गया तो इसके बाद जेल में जाने की बारी मेरी होने के बाद आपकी होगी। ये सुनकर दादा के पसीने छूटने लगते हैं और उसे अब इस बात पर यकीन हो जाता है कि मंसूर अब पहले वाला मंसूर नहीं रहा। अब ये मुझे नाको चने चबवा कर रहेगा। जिस तरह मैं इसे एक आम सियासी वर्कर समझता था, अब इसकी पावर दुगनी हो चुकी है। अब ये मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल लीडर जिस तरह मज़ीद आगे की तरफ मुसलसल एपिसोड वाइज चल रहा है, इसी तरह इस ड्रामे में मज़ीद सस्पेंस नाजरीन के लिए बढ़ रहा है। नाजरीन, जिस तरह ड्रामा सीरियल जंजीर में वाक़यात दिखाए जा रहे हैं और सियासतदानों की हकीकत इस ड्रामे में आश्कार की जा रही है, वो नाजरीन देखकर काफ़ी बेहद इस ड्रामे से इम्प्रेस हो रहे हैं। नाजरीन, वो हकीकत जो कि आवाम के दिलों में कई सालों से छुपी हुई है, लेकिन कोई इसका इजहार नहीं कर पा रहा। लेकिन ड्रामा सीरियल जंजीर में इस तमाम हकीकत को बहुत ही पेचीदगी और नफासत के साथ नाजरीन के सामने पेश किया जा रहा है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ड्रामा लीडर में साबिका एपिसोड के होने वाले वाक़यात पर बात करते हुए उसके मुताबिक आने वाली एपिसोड में क्या क्या होगा, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह मंसूर का इस्तेमाल दादा ने किया और उसे मारने के लिए अपने आदमियों के हवाले कर दिया, इसी तरह जब मंसूर बच गया तो मंसूर दादा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अब साबित हो रहा है। जिस तरह मंसूर ने कॉलेज में जाकर दादा की पार्टी का झंडा जलाया और उसके खिलाफ तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को दादा की सच्चाई के बारे में बताया कि किस तरह ये तमाम लीडर्स हम नौजवानों का गलत इस्तेमाल करते हैं और इसी गलत इस्तेमाल करते हुए ये हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नाजरीन, मंसूर ने यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट्स की आंखों से अंधेरे की पट्टी हटाई और उन्हें रोशनी का रास्ता दिखाया कि हम लोग किस तरह अब मुत्तहिद होकर अपनी एक पार्टी बनाएंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नौजवाने के मंशूर को ही आगे लेकर जाया जाएगा। नाज़रीन, मंसूर की इस कोशिश को देखकर न सिर्फ दादा बल्कि आगा को भी अपने लिए ख़तरा महसूस होगा। जिस तरह यहाँ मंसूर ने अपनी पार्टी का लॉन्च किया, यानी कि उसने एक अपनी पार्टी बनाई, तो दूसरी तरफ विरासत से चलती आई हुई सियासत आगा ने अपनी बेटी के हवाले कर दी, क्योंकि आगा का पहले तो सिर्फ एक भतीजा था जिस पर आगा ये चाहता था कि ये अगर मेरी बेटी के साथ शादी कर ले तो मेरे बाद अगर सियासत में कदम रखेगा तो मेरा भतीजा आसिफ ही होगा जो कि इस सियासत में कदम रखेगा। लेकिन नाजरीन, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और जिस तरह आप जानते हैं कि आगा की बेटी के अलावा उसका
कोई नहीं है, ना ही उसका कोई बेटा है जो कि उसके मरने के बाद सियासत की इस कुर्सी पर बैठकर लोगों पर अपना कब्ज़ा जमा सके। इसलिए आगा ने बहुत सोच विचार के बाद अपनी बेटी रुबाब को इस चीज़ के लिए तैयार किया और उसे मजबूत बनाया कि अब तुम्हें सियासत में आकर लोगों के साथ वही गुर खेलने होंगे जो कि अवाम जिसकी हकदार है। नाजरीन, इसी के साथ आगा अपनी बेटी को सियासत के मैदान में लेकर आता है और उससे कहता है कि कल हम गांव जाएंगे जहां पर मैं तुम्हें लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा कि मेरी बेटी आज के बाद यहाँ से वोट तुम लोगों का या इलेक्शन यहाँ से लड़ेगी। खैर नाजरीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मंसूर भी किसी से कम नहीं। मंसूर ने भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है। अब इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आगा ने और दादा ने इसके साथ जो किया है, अब मंसूर पीछे हटने वालों में से नहीं है। दादा या आगा की तरफ इसे जितना भी धमकाया जाए, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। नाजरीन, मंसूर का सबसे पहला काम, जो कि जिस काम में उसे कामयाबी मिली है, वो ये काम है कि उसने अपनी पार्टी लॉन्च करने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि अपने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को आज़ाद करवाया जो कि इस शहर के मुख्तलिफ थानों में कैद थे। और इस काम में मंसूर कामयाब भी हुआ। सारी रात थानों के सामने धरना देने के बाद पुलिस वालों ने जब ये सोचा कि अगर ये तमाम स्टूडेंट्स सुबह के वक्त रोड को ब्लॉक कर देंगे तो ये एक बहुत ही निहायत दर्दनाक लम्हा और एक दर्दनाक ये सीन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए पुलिस वालों ने ये सोचा कि वैसे भी मंसूर पर और जो हकीकत सामने आ रही है, जो आगा या उसकी बेटी ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया है, उसमें कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है और ये मंसूर लड़का बिल्कुल ही बेगुनाह है, बल्कि ये खुद ही कुछ दिनों से रूपोश था। यानी कि अब पुलिस वालों को तो इस बात पर यकीन हो जाता है कि अगर जिस किसी ने भी आसिफ को कत्ल किया है वो मंसूर नहीं बल्कि कोई और ही हो सकता है। इसलिए पुलिस वालों ने मंसूर को गिरफ्तार नहीं किया और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को रिहा कर दिया। ये मंसूर की सबसे पहली कामयाबी थी और जो स्टूडेंट्स तमाम के तमाम जेल में कैद थे, उन्होंने अब मंसूर के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि जितने दिनों से तमाम स्टूडेंट्स पार्टीज और तमाम स्टूडेंट्स जेलों में कैद थे, तो कोई भी सियासी पार्टी का लीडर उन्हें छुड़वाने नहीं आया। यहाँ पर मंसूर ही इनके काम आया है और पुलिस वालों से मंसूर ही ने इन तमाम स्टूडेंट्स को आज़ाद करवाया है। नाज़रीन, मंसूर को ये पहली कामयाबी मिलने के बाद सबसे बड़ा और दूसरा फैसला वो ये करता है और इसी के साथ वो दादा के घर के या ऑफिस के बाहर तमाम मीडिया वालों को भी बुलाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो तमाम मीडिया वाले और यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। यहाँ पर मीडिया वाले मंसूर से ये सवालात करते हैं कि सर, आपने दादा की पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, हत्ता कि सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि इस पार्टी का झंडा भी आपने यूनिवर्सिटी में जलाया था। आखिर क्या वजह बनी है कि आज आप दादा के दर पर अपने तमाम स्टूडेंट्स को लेकर आ गए हैं? क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? जिस पर मंसूर जवाब देता है कि मैं दादा से एक खुशगवार मुलाकात करना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ।
दूसरा सवाल मीडिया वाले मंसूर से ये करते हैं कि क्या आप अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। हम तक जो मालूमात पहुंची हैं उनके मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि आप अपनी एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। एक नया नारा, एक नया मंशूर अपने तमाम स्टूडेंट्स, नौजवानों के लिए आप मंजर आम पर ला रहे हैं, जिस पर मंसूर इसका कोई जवाब नहीं देता और खामोशी के साथ उसकी नज़रों से ये मालूम होता है कि हाँ, मैं अपनी एक पार्टी लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द। और मीडिया को जवाब ना देते हुए वो दादा के ऑफिस की तरफ रवाना हो जाता है। खैर नाजरीन, जैसे ही वो दादा के ऑफिस में बैठता है तो दादा मंसूर को पहले वाला मंसूर समझता है, वही मंसूर जो इसके कहने पर तमाम चीज़ें करता था। रुबाब को मंसूर ने दादा के कहने पर धोखा दिया। दादा के कहने पर जिस तरह दादा मंसूर को कहता था, दादा मंसूर वही करता था। यानी कि मंसूर दादा को अपना आइडियल समझता था। वो समझता था कि दादा हम तमाम नौजवानों के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स दादा को अपने लिए मशअले राह समझते थे, लेकिन जब हकीकत सबके सामने आश्कार हुई और तमाम स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म हुआ कि ये वही दादा है जिसने हमें इस्तेमाल किया, जिसने हमें धोखा दिया, और ये वही दादा है जिसने मंसूर से अपना काम निकालने के बाद अपने आदमियों से ये कहा कि इसे ठिकाने लगा दो। ये तमाम तर सच्चाई जानने के बाद तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी दादा की पार्टी के सपोर्टर्स थे वो एक ही दिन में 80% कम हो गए और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स और स्ट्रीट पावर मंसूर के हक में नारे लगाने लगी। अभी तक तो सिर्फ मंसूर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है और 80% जितनी भी स्ट्रीट पावर थी वो मंसूर के हक में आकर बोलने लगी। नाजरीन, खैर जैसे ही मंसूर दादा के सामने बैठा होता है तो दादा उसे कहता है कि देखो बेटा, मेरी बात सुनो। यहाँ पर मंसूर दादा की ये अल्फाज और ये तमाम चीज़ें काटते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। ये सुनकर दादा को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बकवास तुम अपनी बंद करो। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि अभी मैं यहाँ से तुम्हें उठवा सकता हूँ और तुम्हारी लाश भी किसे नहीं मिलेगी। ये सुनकर मंसूर तंजिया हंसी हंसने लगता है और दादा से कहता है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करके देखें। जिस पर दादा खामोश हो जाता है और मंसूर की बातें सुनने लगता है। मंसूर दादा से कहता है कि मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनकर दादा तो हक्का बक्का रह जाता है और मंसूर से कहता है कि 20 करोड़, और तंजिया हंसी हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए दे दूंगा? जिस पर मंसूर कहता है कि हाँ, तुम सिर्फ मुझे 20 करोड़ ही नहीं बल्कि और भी पैसे दोगे, जितने पैसे मैं तुमसे चाहूँगा। जिस पर मंसूर आगे बढ़ते हुए दादा से कहता है कि अगर तुम मुझे ये पैसे नहीं देते तो बाहर मैं जाकर मीडिया को 2 बातें कहूँगा। पहली बात, अगर आप मेरी बात मान लेते हैं और मेरे अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं तो मीडिया से ये कहूँगा कि दादा से मेरी मुलाकात खुशगवार रही है और आज के बाद से दादा और हमारे रास्ते जुदा हो गए। और अगर आप मेरी बात नहीं मानते
और 20 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते तो बाहर जाकर मीडिया से मैं यही कहूंगा कि आज तक दादा की पार्टी के लिए हमने जो भी काम किया, ना कि सिर्फ मैंने बल्कि यूनिवर्सिटी में जितने भी आज तक स्टूडेंट्स दादा के लिए काम करते आए हैं, उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को दादा ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। और मैं रुबाब से मोहब्बत करता था और दादा के कहने पर मैंने रुबाब को धोखा दिया और रुबाब ने अपने वालिद की तमाम फाइल्स मेरे कहने पर इकट्ठी की। हाँ, अगर ये सब कुछ बताने के बाद मैं जेल में चला जाता हूँ तो इस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू तो होगी। ऐसा कि नहीं कि मेरी बातों को लाइटली लिया जाएगा। और अगर मैं जेल में चला गया तो इसके बाद जेल में जाने की बारी मेरी होने के बाद आपकी होगी। ये सुनकर दादा के पसीने छूटने लगते हैं और उसे अब इस बात पर यकीन हो जाता है कि मंसूर अब पहले वाला मंसूर नहीं रहा। अब ये मुझे नाको चने चबवा कर रहेगा। जिस तरह मैं इसे एक आम सियासी वर्कर समझता था, अब इसकी पावर दुगनी हो चुकी है। अब ये मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार है।